नमस्कार, हेलो डॉक्टर शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूनम और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संगीता ठाकुरानी, जो कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर के प्लास्टिक सर्जरी विभाग में प्रोफेसर हैं। आपने एमएस और प्लास्टिक सर्जरी में एमसीएच की पढ़ाई पीजीआईएमआईआर चंडीगढ़ से की है और इस क्षेत्र में आपको लगभग 20 सालों का अनुभव है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अनेक शोध पत्र प्रस्तुत किए गए हैं और प्रतिष्ठित जर्नल्स में प्रकाशन भी हुए हैं इनके। बर्न केयर, राइनोप्लास्टी, ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन एवं फेशियल सर्जरी में आपकी विशेष दक्षता है और अनेक सीएमई कार्यशालाओं, जन जागरूकता अभियानों का सफल आयोजन किया गया है। युवा सर्जनों को प्रशिक्षित कर इस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। स्वागत है डॉक्टर संगीता आपका हमारे शो में। डॉक्टर, आप जैसे कि प्लास्टिक सर्जन हैं, हमारे ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिनके बहुत से सवाल हैं जो आपसे उनका जवाब जानना चाहते हैं। सबसे पहले हमारी व्यूअर हैं रीना वर्मा। उनका सवाल है कि नाक की सर्जरी करवाने के बाद क्या सांस लेने में कोई दिक्कत हो सकती है और रिकवरी में कितना वक्त लगता है? रीना जी, नाक की जो सर्जरी होती है वो होती ही इसलिए है कि आपकी ब्रीदिंग जो हो वो इम्प्रूव करे, क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, नाक की सर्जरी की बात हो रही है, तो उसमें से 70 से 80% ऐसे पेशेंट हैं जिनके सांस लेने में दिक्कत है, इसीलिए वो हमारे पास सर्जरी कराने आ रहे हैं। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि सर्जरी के बाद आपकी नाक बंद हो। इनफैक्ट सर्जरी के बाद आपकी नाक की शेप में भी सुधार आता है और आपकी जो ब्रीदिंग में ऑब्स्ट्रक्शन है वो भी क्लियर होता है। रिकवरी देखिए, अगर आपकी नाक में बहुत ज़्यादा टेढ़ापन है और हमें आपकी हड्डी को भी सीधा करना पड़ा, अंदर की हड्डी को भी सीधा करना पड़ा, तो उस कंडीशन में आपकी नाक पे एक प्लास्टर रहता है, जैसा कि किसी भी फ्रैक्चर में हम लगाते हैं, तो वो 8 से 10 दिन आपकी नाक पे रहेगा, जिसकी वजह से शायद आपको बाहर जाने में दिक्कत हो। बाकी आप घर में अपनी पढ़ाई, बैठना, खाना वाना सारा काम कर सकती हैं और जो टाँके हैं वो 4 से 5 दिन में निकल जाते हैं। तो अगर आपकी माइनर राइनोप्लास्टी है या माइनर करेक्शन किया गया है तो 3 से 4 दिन में आप नॉर्मली बाहर जा सकती हैं, और अगर आपकी बहुत मेजर करेक्शन किया गया है तो 10 से 12 दिन मानिए। बिल्कुल, तो रीना जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बेफिक्र होकर आप अपने नज़दीकी हॉस्पिटल जा सकती हैं और ट्रीटमेंट ले सकती हैं। तो डॉक्टर, हमारे दूसरे व्यूअर हैं अमित गुप्ता। उनका सवाल है कि चेहरे पर पुराने जलने के दाग हटाने के लिए कौन सी प्लास्टिक सर्जरी सबसे सुरक्षित है और क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं? जी, अगर बहुत पुराने आपके जलने के दाग हैं तो मैं ये सोच रही हूँ कि शायद वो आपके चेहरे के कॉम्प्लेक्शन से मैच नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आप उनसे बॉदर हो रहे हैं। तो उस कंडीशन में देखिए, आप लेज़र करवा सकते हैं, और अगर बहुत छोटे छोटे पैचेस हैं तो लेज़र से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और अगर बहुत बड़ा ही स्किन का पैच है जिसमें कि कलर मैच नहीं हो रहा है, या फिर पुरुषों में ये समस्या होती है कि अगर वो गाल में पैच है तो उनके बाल नहीं आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपके पास ऑप्शन है कि अगर वो दाढ़ी का क्षेत्र है तो आप वहाँ हेयर ट्रांसप्लांट करा लीजिए, या फिर अगर वो दाढ़ी और गाल का क्षेत्र है तो हम गले की स्किन को एक स्पेशल टेक्निक से फुला सकते हैं, जिससे कि गले की स्किन को हम चेहरे पर ढक सकें। तीसरा ऑप्शन है कि हम जांघ की चमड़ी को आपके चेहरे की चमड़ी की जगह लगा सकते हैं। तो ये एक तरह से कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट है। तो जब आप किसी अपने डॉक्टर से मिलेंगे, वो आपका एरिया और आपका स्कार का टाइप देख के ही आपको आगे बता पाएंगे। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और इनफैक्ट अगर आप उससे बॉदर हो रहे हैं उस निशान से, तो जो भी आप सर्जरी कराएंगे उससे वो अच्छा ही रिजल्ट आएगा। जी बिल्कुल। तो अमित, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। काफ़ी सारे ऑप्शन हैं डॉक्टर संगीता ने आपको बताए हैं। अब अपने नज़दीकी हॉस्पिटल जाएं और बेफिक्र होकर आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट व्यूअर है हमारी पूजा सिंह। उनका सवाल है कि ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी कराने के बाद क्या बच्चे को दूध पिलाने में दिक्कत हो सकती है? पूजा जी, बहुत अच्छा सवाल है। ब्रेस्ट रिडक्शन आमतौर पे तभी किया जाता है जब फीमेल्स को अपनी ब्रेस्ट के साइज़ में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही हो और उनका चलना फिरना, एक्सरसाइज, जिमिंग, सोशल लाइफ सब अफेक्ट हो रही हो। तो जब हम ब्रेस्ट की साइज़ को कम करते हैं तो हम पहले ही ये काउंसलिंग करते हैं फीमेल्स को कि आपको लैक्टेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। लैक्टेशन यानी कि बच्चों को दूध पिलाने में कभी कभी ये प्रॉब्लम सिर्फ इतनी होती है कि कम दूध आएगा, पर कभी कभी किसी फीमेल में हमें उनको ये चेतावनी देनी पड़ती है कि आपके वो काफ़ी मेजरली अफेक्ट हो सकता है। तो आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि आप अपनी सर्जरी कराएं, पर बाद में आप इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि आपको बच्चे को टॉप फीड देना पड़ेगा। जी बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले हमारे व्यूअर हैं वरुण जैन। उनका सवाल है कि मेरी उम्र 40 वर्ष है। मैंने सुना है कि हेयर ट्रांसप्लांट भी प्लास्टिक सर्जरी का हिस्सा है। क्या ये सच है और क्या इसके बाद बाल हमेशा के लिए उगते हैं? वरुण जी, हेयर ट्रांसप्लांट प्लास्टिक सर्जरी का ही हिस्सा है, क्योंकि एक प्लास्टिक सर्जन को ही पता है कि आपके बालों की डेप्थ क्या है, किस डेप्थ पे बाल लगाने हैं, कहाँ से लेने हैं और उसका आगे का क्या कोर्स है। आपने देखा होगा अखबारों में बहुत ऐड आता है हेयर ट्रांसप्लांट टेक्नीशियन। आजकल काफ़ी लोग हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं
और शायद वो करते भी होंगे, बट फ़र्क कहाँ आता है आगे की केयर में। एक प्लास्टिक सर्जन आपको बताएगा कि ये जो रोपे हुए बाल है वो फुल टाइम कैसे रहें, जबकि आप कहीं और से कराएंगे तो आपका सर्जरी बाल लगाने तक ही सीमित रहेगी। दूसरी बात, हाँ, ये जो बाल हम लगाते हैं ये परमानेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इन बालों पे हमारे हार्मोन्स का फ़र्क नहीं पड़ता है। जो पुरुषों में जो बाल झड़ते हैं, जो क्राउन एरिया के, फ्रंटल एरिया के, ये हार्मोन्स की वजह से झड़ते हैं, और एक बार वो झड़ गए और हमने उसकी जगह पीछे के बालों को आगे प्रत्यारोपित किया तो इन बालों पे हार्मोन्स का असर नहीं होता है और वो लाइफ लॉन्ग रहते हैं। बट हाँ, केयर ज़रूरी है, जो कि आपको एक स्पेशलिस्ट बताएगा। आप उनसे रेगुलर टच में रहेंगे तो आपका रिजल्ट प्रोलॉन्ग्ड रहेगा। चलिए, अगली व्यूअर हैं अंजलि मेहरा। वो पूछ रही हैं कि चेहरे पर झुर्रियाँ हटाने वाली सर्जरी कराने के बाद क्या दोबारा झुर्रियाँ आ सकती हैं? अंजलि जी, ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी को हम रोक नहीं सकते। ये सारी जो झुर्रियाँ हमारे चेहरे पे पड़ रही हैं उसका एक मेन रीज़न है ग्रेविटी, क्योंकि हम सब चल रहे हैं, धरती का गुरुत्वाकर्षण हमारे बॉडी पर है, हमारे चेहरे पर भी है, उसी वजह से झुर्रियाँ हैं। हम इन झुर्रियों को करेक्ट करते हैं, फेस लिफ्ट प्रोसीजर करते हैं, बट फिर भी आपको ये मान के चलना है कि अगर आपने ये 35-40 साल की उम्र में फेस लिफ्ट कराई है तो अगले 8-10 साल में फिर आपको झुर्रियाँ दिखनी शुरू हो सकती हैं। पर कई बार हम ये कराते ही लेट हैं। जैसे हमारे पास कुछ पेशेंट आते हैं जो 50-55 के बीच की एज में आते हैं, तो उनका रिजल्ट अगर 10-12 साल भी चल गया, 65-70 साल के बाद तो थोड़ी बहुत झुर्रियाँ दिखना स्वाभाविक है और अच्छा भी लगता है कि आप मैच्योर लगो। बिल्कुल। यानी अंजलि जी को 8-10 साल तो कम से कम कोई टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़ी अच्छी केयर करिए, धूप से बचिए और अपने डॉक्टर से फॉलोअप में रहिए, तो आपका रिजल्ट बिल्कुल अच्छा भी रहेगा और ज़्यादा समय तक चलेगा। बिल्कुल। अगले व्यूअर हैं हमारे संजय अग्रवाल। उनका सवाल है कि पेट की चर्बी कम करने के लिए लिपोसक्शन और टमी टक में क्या डिफरेंस है और इनमें से कौन सा ज़्यादा सेफ है? सिर्फ चर्बी कम करनी है, लाइपोसक्शन। चर्बी के साथ जो आपकी चमड़ी लटक गई है उसको भी हटाना है तो वो टमी टक। तो लाइपोसक्शन सर्जरी में सिर्फ वो पतले पाइपों से डालकर आपके चेहरे, आपके जो चर्बी को पिघला के निकाला जाता है। कोई चीरा नहीं लगता, कोई कट नहीं लगता और इसमें आपकी चमड़ी कम नहीं होती। और जैसे कि फीमेल्स प्रेगनेंसी के बाद जो इस समस्या से जूझ रही हैं कि जिनकी पूरी बॉडी बिल्कुल फिट है बट पेट के नीचे का वो हिस्सा वो लटका हुआ है जिसमें चर्बी भी है और एक्स्ट्रा स्किन भी है, तो उसको पूरी तरह ट्रीट करने के लिए टमी टक, जिसमें कि लाइपोसक्शन प्लस एक्सेस स्किन को हटाया जाता है, उसको टमी टक बोलते हैं। यानी दोनों का अलग अलग रोल है अपना? अलग अलग रोल है, बिल्कुल। चलिए, अगली व्यूअर है मेघा शर्मा। उनका सवाल है कि अगर प्लास्टिक सर्जरी के रिजल्ट्स अच्छे ना आए तो क्या उन्हें दोबारा से सुधारा जा सकता है? बिल्कुल। अगर अच्छे रिजल्ट ना आए, इससे मैं आपका ये मतलब समझ रही हूँ कि आपने जो अपेक्षा की थी उससे आपको कम रिजल्ट मिला है, तो मैं आपको ये बताऊँ अंजलि जी कि इम्प्रूवमेंट इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी। अगर आपने सपोज नाक की सर्जरी कराई है और आपको लग रहा है कि अभी भी आपने जितना तीखापन सोचा था नाक में उतना आपको नहीं मिला, तो आप निश्चित होइए, 6 से 8 महीने तक वेट करिए, अपने सर्जन के पास दोबारा जाइए और अगर उसमें कुछ स्कोप होगा इम्प्रूवमेंट का तो आपको डेफिनेटली वो सर्जन सर्जरी ऑफर करेंगे, या और भी किसी तरीके से अगर उस नाक की शेप ठीक की जा सकती है तो डेफिनेटली आपको वो ऑफर किया जाएगा और आप करवा सकती हैं। जी जी, बिल्कुल। चलिए, अब अगले व्यूअर हैं करण सैनी। उनका सवाल है कि कान का साइज़ छोटा करने या बड़ा करने की सर्जरी कितनी सेफ है और इसमें कितने दिन में ये मतलब ठीक हो जाता है? कान छोटा करना तो शायद कम ही लोग करवाते हैं, बट हाँ, बड़ा करना या कान बनाना उन बच्चों का जिनका कि जन्म से ही कान छोटा है या एब्सेंट है, ये हमारी एक बहुत ही कॉमन सर्जरी है। और मैं आपको बताना चाहूँगी, महीने में कम से कम 2 से 3 केस ऐसे हमारे होते हैं। ज़्यादातर ये बच्चों की एज ग्रुप में होते हैं, 8 से 12 साल के बच्चे हमारे पास आते हैं। इस सर्जरी के लिए हम पसली की हड्डियों को लिया जाता है, उससे हम कान की शेप बनाते हैं और उस शेप को आपके माथे के साइड में लगा के आगे की पूरी प्रक्रिया होती है। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसकी रिकवरी, अब जैसे हर सर्जरी में 6 से 8 दिन में टाँके निकलते हैं, थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ता है। पर हाँ, एक बात मैं और बताना चाहूँगी, अगर पूरा ही कान बनाना है तो वो प्रक्रिया कम से कम 6-8 महीने तक चलती है, जिसमें इस टाइप की 2-3 सर्जरीज की आवश्यकता पड़ती है। यानी 6 से 8 महीने का टाइम? हाँ, अगर पूरा कान बना है। अगर कान में थोड़ा शेप में ऑल्ट्रेशन किया है, उसको बंधे हुए कान को खोला है या खोले हुए कान को छोटा किया है, तो वो आप 6 से 8 दिन में आप फ्री हो सकते हो। जी। चलिए, नेक्स्ट व्यूअर शिखा चतुर्वेदी। उनका सवाल है प्लास्टिक सर्जरी के लिए क्या किसी खास टेस्ट या मेडिकल चेकअप की ज़रूरत होती है? शिखा जी, जैसे हर सर्जरी में चेकअप किया जाता है, आपके सारे ब्लड टेस्ट, एक्सरे, ईसीजी, और अगर आपकी और पहले से कोई दवाइयाँ चल रही है उसका चेकअप, थायराइड, बीपी, हर तरह की सर्जरी होती है, क्योंकि ये भी एक सर्जरी है
और हम पूरी प्रिकॉशन लेके पेशेंट की पूरी फिटनेस देख के ही ये सर्जरी करते हैं। तो अगर आप सर्जरी का सोच रही हैं तो आप निश्चिंत होकर आइए कि आपकी आनन फानन में कोई सर्जरी नहीं की जाएगी, पूरा चेकअप करके ही किया जाएगा आपका। अच्छा, ऐसा ही कुछ दीपक यादव है, उनका भी सवाल है कि क्या प्लास्टिक सर्जरी से डायबिटीज़ या बीपी वाले मरीजों को कोई खास खतरा होता है? दीपक जी, उल्टा है। डायबिटीज़ और बीपी वाले मरीजों से प्लास्टिक सर्जरी को खतरा होता है। उल्टा आप जैसा बोल रहे हैं वैसा नहीं है, क्योंकि अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है या हाइपरटेंशन का पेशेंट है तो एनेस्थीसिया के दौरान उनका बीपी ऊपर नीचे होता है, जिससे हमारी सर्जरी में रुकावट आती है, या उनका अगर शुगर ऊपर नीचे है तो बाद में उनकी हीलिंग में इश्यूज़ आते हैं। तो हम ये सब पैरामीटर्स पहले नॉर्मलाइज करते हैं, पेशेंट के जो भी दवाइयाँ पहले देने की ज़रूरत है पहले उनको देते हैं। जब हर चीज़ क्लोज टू नॉर्मल आती है तभी हम सर्जरी करते हैं, नहीं तो बाद में इनकी वजह से और सर्जरी के दौरान भी इनकी वजह से कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, हीलिंग इश्यूज़, या कि सर्जरी के दौरान ही अगर ब्लीडिंग हो गई तो रिजल्ट में कुछ अफेक्ट हो सकता है। तो इन सब पैरामीटर्स को नॉर्मलाइज करना बहुत एसेंशियल है। चलिए बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं हमारे सारे व्यूअर्स को अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। डॉक्टर संगीता जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे व्यूअर्स के सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू पूनम, थैंक यू सो मच। मैं यहाँ आके काफ़ी अच्छा लगा और आपके व्यूअर्स के सवाल भी काफ़ी प्रिसाइज और बहुत अच्छे हैं, एंड आई फील कि आपको अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। जी बिल्कुल। चलिए, तो आज के इस शो में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी और खास विशेषज्ञ के साथ। देखते रहिए पत्रिका डिजिटल। नमस्कार। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।